अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ACCA फॉर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ इंट्रोडक्टरी क्लास। आज हम लोग बेसिकली जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो ACCA का F4 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज उसामा सूफी, आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो अपने बारे में अगर मैं थोड़े से इंट्रोडक्शन दूँ, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री बताऊँ, ठीक है, तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 8 years working in different audit firms. I started my career from KPMG. ठीक है, then I moved to EY. Currently, I am assistant manager at EY in International Taxation and Transaction Services. I have an experience of more than 5.5 years in audit. Then I shifted my gears towards taxation. I am ACCA member and CA finalist. Currently doing MS Economics from Institute of Business Administration, Karachi. तो ये तो हो गया मेरे बारे में ब्रीफ हिस्ट्री। तो अब इस सब्जेक्ट के अंदर क्या ऐसी चीज आई कि अब ACCA ने सब्जेक्ट को डाला। जैसा कि आपको पता है कि ACCA के स्ट्रेच ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपने हर सिलेबस के अंदर कोई ना कोई चीज़ कवर करने की कोशिश की है। अगर आप ACCA देखें तो उसका मेजर चंक जाता है आपकी अकाउंटेंसी के ऊपर, आपकी ऑडिटिंग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर मूव करते हैं लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, टैक्सेशन के ऊपर, लॉ के ऊपर। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस जो है वो डिफरेंट तरीके से इवॉल्व होता है। बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग भी होती है, बिजनेस का ऑडिट भी होता है, बिजनेस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी चाहिए होती है, ठीक है, बिजनेस को टैक्स पर्सपेक्टिव चीज़ें भी चाहिए होती हैं, और बिजनेस को कोई लॉ गवर्न कर रहा होता है। तो लॉ गवर्न करने के लिए ACCA को क्या ऐसी सोच आई कि उसने पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया। बिकॉज उनके मुताबिक जो ACCA क्वालिफाइड हैं या ACCA फील्ड के अंदर हैं, ठीक है, या डिफरेंट अकाउंटेंसी बॉडी के अंदर हैं, तो लॉ इसलिए रिक्वायर्ड हो गया पढ़ने के लिए, जब तक आप लॉ के ऊपर ग्रिप नहीं हासिल करेंगे आपको बिजनेस की कोर स्पेसिफिक चीज़ें नहीं समझ आएंगी कि यार ये कंपनी ये काम क्यों नहीं कर रही, या ये कर रही है तो ऐसे क्यों कर रही है, ये इस लॉ को फॉलो क्यों कर रही है, वो उस लॉ को फॉलो क्यों कर रही है। क्योंकि लॉ, कानून जिसको हम नाम दें, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब तक कानून नहीं होगा वहां पे ला कानूनियत आ जाएगी। ला कानूनियत को खत्म करने के लिए कुछ गोरों ने, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस ने अपने अपने कानून बनाए। तो उससे रिलेटेड एक इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट आया, जहां पे पता ये चला कि भाई गोरों ने अपने हिसाब से कानून बनाया है। जब गोरों ने एक चीज बना ली तो उसको पढ़ना भी लाजमी हो गया। तो उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों आई? उसकी वजह ये थी कि ACCA के मुताबिक उनका जो स्टूडेंट होना चाहिए, उनका जो मेंबर होना चाहिए, उसके पास तमाम एक ग्रिप होनी चाहिए हर स्फीयर की, हर एरिया की, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे ऑडिटिंग हो, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, और चाहे लॉ हो। तो इसी तरीके से एक पूरा सिलेबस डेवलप किया गया, एक पूरा सब्जेक्ट क्रिएट किया गया जिसका नाम दिया गया ACCA फॉर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। अच्छा, अब इस सब्जेक्ट को अगर हम मूव करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले उसने किताब में ही लिखा है कि भाई लॉ है क्या, क्यों पढ़ना है आपने लॉ, क्या लिख रहा है वो। अगर बोर्ड पे आप तवज्जो करें, क्या लिख रहा है देखें जरा, डेवलप कोर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। किसकी? जर्नल लीगल फ्रेमवर्क पर्सपेक्टिव टू विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओनली बिजनेस। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने जितना भी कानून पढ़ना है, जितना भी लॉ पढ़ना है, हम लोगों ने उसको सिर्फ ही सिर्फ पर्सपेक्टिव विद द बिजनेस पढ़ना है। इसका मतलब यह है कि आपके रिलीजियस लॉज, आपके सोशल लॉज, आपके एथिकल लॉज, आपके मॉडेस्टी के ऊपर लॉज, ठीक है, आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़नी। आप लोगों का जो मेन कोर एरिया है, जो फोकस एरिया है, जो फोकल पॉइंट है, वो सिर्फ ही सिर्फ विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस के अंदर न्यूमरस किस्म के लॉज हैं, क्या हमें सब पढ़ना है? ये डिपेंड करता है। हम लोगों को अब सिलेबस को डाइसेक्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हम लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, कौन कौन से लॉज हम लोगों को इसके अंदर सिलेबस के अंदर पढ़ने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू क्रैक दिस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम मूव करें तो लॉ गवर्निंग जो है, ठीक है, इस लॉ की क्या जरूरत पेश आई कि डाला गया।
इस लॉ के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जो चीजें डिस्कस करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली लोगों के राइट्स, ठीक है, उनके रिलेशंस, उनका कंडक्ट, किस चीज का, उन लोगों का, उन कंपनीज का, उस ऑर्गेनाइजेशन और उस बिजनेस का। यहां पे 4 से 5 किस्म की चीजें हम लोगों को पढ़नी है। हम लोगों को राइट्स पढ़ने हैं, हम लोगों को रिलेशनशिप्स पढ़ने हैं, हम लोगों को कंडक्ट पढ़ना है, किसका, बंदों का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिजनेस का। तो आप लोगों के लिए जो एसीसी ने सिलेबस पूरा डिजाइन किया, डेवलप किया है, वो बेसिकली पूरा एक कोर एरिया उसने रखा है समझने के लिए, जिसके अंदर उसने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट्स, राइट्स, रिलेशंस, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, इंडिविजुअल्स, मैनेजमेंट, तमाम एरियाज को उसने फोकस किया है कि जो जो लोग उस बिजनेस से लिंक्ड हैं, या वो उस बिजनेस के अंदर हैं, या वो प्रैक्टिस के अंदर हैं, ठीक है, तो क्या कुछ उन लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ताकि जाके जब वो जॉब स्टार्ट करें, जब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर है, फ्रॉम देयर स्टूडेंट वर्ल्ड, ठीक है, तो उनको पता हो कि यार ये लॉ इस ऑर्गेनाइजेशन पे कौन सा लॉ गवर्न कर रहा है, या अगर कंपनी इस तरीके का काम कर रही है तो क्या वो लीगल है या नहीं है। उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए एसीसी ने पूरा एक सब्जेक्ट डेवलप किया है जिसका नाम दिया है ACCF फॉर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। इस सब्जेक्ट के अंदर जो मेन एरिया है जो हमें डेवलप डिस्कस करना है, वो तो उसका सिलेबस हो गया, अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए उसने 2 हिस्सों में इसको तोड़ा। पहला हिस्सा दिया इसने सेक्शन ए जो 70 मार्क का, उसको मजीद उसने 2 हिस्सों में तोड़ा। उसने कहा कि भाई 25 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में डालूंगा, ठीक है, जो 2 मार्क के हैं, फिर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा जो 1 मार्क का है, जो कुल मिला के बनते हैं 70 मार्क्स। सेक्शन ए आपका 70 मार्क का है, ठीक है भाई। सेक्शन बी 30 मार्क का है, उसमें उसने 5 मल्टी टास्क क्वेश्चंस रखे हैं, सिनेरियो बेस्ड रखे हैं उसने इसके अंदर, जो 6 मार्क का एक सिनेरियो है, ठीक है। हर क्वेश्चन के हिसाब से उसके रिस्पेक्टिव मार्क्स उसने एलोकेट कर दिए गए हैं। तो टोटल पेपर 2 घंटे का और टोटल मार्क्स ऑब्वियसली 100, जो 2 हिस्सों में ब्रेक्ड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। क्या सर मुझे तमाम के तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तमाम के तमाम क्वेश्चन आने चाहिए? आइडियल सिचुएशन में तो आने चाहिए, ताकि आप एक अच्छा स्कोर के साथ पास हो सकें। मिनिमम रिक्वायरमेंट एसीसी की 50 मार्क्स है, ठीक है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप जितना हाई मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें उतना अच्छा है, ठीक है। आप अच्छे नंबरों से पास हो बनिस्बत से जस्ट पास हो, ठीक है। ऑल्दो जस्ट पास भी अच्छे नंबर से पास दोनों कहलाते हैं, लेकिन एक बच्चे ने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट, उसका फ्रूट उसको उसके नंबर्स में नजर आएगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, मल्टी इसका क्वेश्चन पेपर है, एमसीक्यूज बेस्ड पूरा पेपर है ये, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई इस क्लास के इंट्रोडक्शन के अंदर ओवरव्यू। अब हम इस सब्जेक्ट को लेके कैसे चलेंगे, वो है सिलेबस डिस्कशन के अंदर। तो आइए हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप ये चीजें जरा अपने पास कॉपी कर लें। ऑल्दो ये चीज हैंडआउट में भी गिवन है, ठीक है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप ये जरूर कॉपी जरूर करें अपने पास आज की क्लास के अंदर। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से जो है ये सिलेबस चलता है, किस तरीके से पेपर स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें हैं, वैसे ही मैंने वहाँ पर डिस्कशन किया था कि हम सिलेबस को डायसेक्ट करेंगे। एसीसी का सिलेबस जो है वो 8 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो है ना वो बाइफर्केटेड है, डिवाइडेड है, ठीक है। अगर आप इस बोर्ड पे नज़र डालें, ठीक है, तो सबसे पहला जो सेक्शन आप लोगों को रीड करना है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो ये है, बिल्कुल आपको यूके का लीगल सिस्टम समझना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप यूके का लीगल सिस्टम नहीं समझेंगे, किस तरीके से वो यूके का लीगल सिस्टम वजूद में आया, एग्जिस्टेंस में आया, किस तरीके से वो ऑपरेट करता है, तब तक आप लोगों की बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब बेबुनियाद हो जाएंगे। तो जिस तरह एसीसी ने सिलेबस ग्रिड फॉलो की है, हम भी इंशाल्लाह ताला उसको वैसे ही गो थ्रू करेंगे, ताकि आपके पास जो चीज़ें आए वो आपको एक पूरे सिंक्रोनाइजेशन वे के अंदर आए, एक पूरे स्ट्रीमलाइन फॉर्म में आए। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे पहले सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर उसने जिक्र किया है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द यूके लीगल सिस्टम इंक्लूडिंग कोर्ट सिस्टम एंड सोर्स ऑफ लॉ। इसके बाद ही तमाम चीजें हैं। फिर पहले आपको यह समझना है, उसके बाद बी से लेके एच तक जितनी भी चीजें सब इससे लिंक्ड है। जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी तब तक आपको बाकी की चीजें
अनक्लियर, एम्बिग्यूटी, कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है जिसको सेक्शन बी का नाम दिया है, अगर आप बोर्ड पे नजर डालें, ठीक है, वो है बेसिकली लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, जिसमें दो किस्म की चीजें हम लोगों ने पढ़नी है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, टॉर्ट पढ़ना है। ये क्या होता है, क्या चीज नहीं होती, क्या इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरीके से इसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है, वो हम लोग इसके रिस्पेक्टिव डिस्कशन में देखेंगे, रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में देखेंगे। फिर सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी के अंदर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसमिसल है, रिडंडेंसी है। फिर इसी तरीके से सबसे बड़ा तरीन सेक्शन जो है वो सेक्शन डी, ई, एफ एंड जी कवर करता है, वो है बेसिकली आपका बिजनेस का लॉ, ठीक है। पूरा आपका जो फोकस है वो बिजनेस के लॉ के ऊपर है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें इसी में कवर की गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, कैपिटल एंड फाइनेंसिंग क्या होता है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशंस क्या होती है, इंसॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी लॉ क्या होता है, ये तमाम की तमाम चीजें, इसको जब मैं एक जगह क्लब करता हूं तो ये सिलेबस का सेक्शन डी, ई, एफ एंड जी, मतलब मेजर चंक इसी का ही है। आउट ऑफ एच, जो कि अगर आप बताएं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा, 7 और 8 सेक्शन बनेंगे आपके, ठीक है, 8 सेक्शंस, ठीक है। उसमें से 50% जो है वो ये चीज है, बाकी 50% जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। क्या सिलेबस की ग्रेड इसी तरह फॉलो की गई है, 50% इसको वेटेज दी गई है, बाकी 50% वेटेज दी गई, ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्वालिटेटिव डिस्कशन है, किसको कितनी वेटेज दी गई है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग, जितना मैंने एसीसीए के सब्जेक्ट को देखा है, ठीक है, मेरी नज़र में ये मोर देन 50% की वेटेज रखता है। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो बेबुनियाद हैं, वो फजूल हैं, ठीक है, उनको नहीं पढ़ना चाहिए, उनको हम छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने फोकस सब पे रखना है, स्मार्टली तमाम का तमाम सिलेबस कवर करना है, बहुत सारे एमसीक्यूज, केस लॉस डिस्कस करने हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है, तब जाके यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व एंड क्रैक दैट एग्जाम। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा कैजुअल वे के अंदर जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि देखें फिर आपका जो पेपर है ना और जो उसका पासिंग क्राइटेरिया वो बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट का ऑल्दो अच्छा पासिंग रेशो है, लेकिन पासिंग रेशो हमेशा वो बच्चे अचीव करते हैं, वो स्टूडेंट्स अचीव करते हैं जो पढ़ के जाते हैं। आप कैजुअल वे के अंदर जाएंगे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मीडियोकर सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस के साथ जाएंगे या आप उसके साथ जाएंगे, अपना से तैयारी के साथ जाएंगे, प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, तो मोर और लेस आपके चांसेस लीस्ट हो जाएंगे इस सब्जेक्ट को क्रैक करना, पास करना। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मेरा फोकस पॉइंट यह है कि हम लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से डाइसेक्ट करें, इवेल्युएट करें, एनालाइज करें, ठीक है, और इस सब्जेक्ट को पास करें। मेन फोकस है पास करना है, ठीक है। आपने ये सब्जेक्ट पासिंग उसके ऊपर लेके जाना है कि मैं सब्जेक्ट पास करूं, इस सब्जेक्ट को इतनी हद तक स्टडी करूं, इस सब्जेक्ट मेरा पास हो। देखें, इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रिप रखनी है, आपको आगे जाके लॉ की तरफ जाना है। देखें, वो सेपरेट स्टफ है, ठीक है, वो सेपरेट टॉपिक है। उसकी वजह बताता हूँ क्यों। आपका फोकस पॉइंट है मुझे ये सब्जेक्ट पास करना है, आपने सब्जेक्ट पे अल्लामा नहीं बनना है, ठीक है, पीएचडी नहीं करनी है, किसी किस्म के आपने जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई इतनी हद तक कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं हासिल करनी कि सिर्फ मैं जो हूँ एक इस फॉर्म में निकल जाऊँ, स्पेशलिस्ट फॉर्म में निकल जाऊँ। देखें, ना एसीसी की रिक्वायरमेंट है, ना ये सब्जेक्ट की इतनी कोई वो है कि आप इस सब्जेक्ट को इतना टाइम उस पर दें। आपने इस सब्जेक्ट को ऐसे रीड करना है जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स रीड करते हैं कि मुझे सब्जेक्ट पास करना है, हाँ, समझ के पास करना है, इसको मुझे एक अच्छे वे के अंदर लेके जाना है, एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी प्रिपरेशन करनी, ताकि मैं सब्जेक्ट को पास कर सकूं। जब तमाम चीजें हम पढ़ लेंगे तो एंड का एक सेक्शन आता है जिसे सेक्शन एच कहा जाता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट फ्रॉडुलेंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर, जिसके अंदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा आपका मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, ठीक है, आपका ब्राइबरी, आपका मार्केट अब्यूज। ये जब तमाम चीजें आप पढ़ लेंगे, आपको एक बेसिक नॉलेज, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो जाएगी, आपके पास स्किल्स आ जाएंगे। उसके बाद इस सब्जेक्ट को इस सेक्शन को समझने के लिए आपको बहुत
मिनिमल सॉर्ट ऑफ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आपस में लिंक्ड होंगी, ठीक है। तो जब भी अगर आप सिलेबस में देखें तो तमाम चीजों का निचोड़, तमाम चीजों का क्रक्स वो ये सेक्शन है, सेक्शन 8। तो हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे इसकी, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली सेक्शन ए से, इंग्लिश सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ताकि एक बेसिक चीजें स्टार्ट करें कि भाई लॉ होता क्या है, लॉ वजूद में क्यों आया, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सोर्स ऑफ लॉ की चीजें बनाई जाती हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के बाद फिर तमाम चीजें हम एक एक करके गो थ्रू करेंगे। काइंडली कॉपी दिस डाउन, ऑल्दो इट्स ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन योर आई वुड से हैंड नोट, लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप इस सब्जेक्ट को गो थ्रू करने के लिए, ठीक है, एक कोई नोटबुक जरूर रखें। ऑल्दो आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, लेकिन एज पर साइंटिफिक रीजन इफ यू राइट समथिंग, ठीक है, विद द पेन ऑन अ नोटबुक, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इफ यू टाइपिंग एनीथिंग। मैं जिस फर्म के अंदर हूं, हम लोगों का राइटिंग बहुत लीस्ट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर काम सॉफ्ट के अंदर होता है, टाइपिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है, वो सब कंप्यूटर बेस्ड चल रहा होता है। लेकिन स्टिल टिल डेट आई प्रेफर मेकिंग नोट्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एडवाइस विद द पेन, ताकि उस चीज़ का इम्पैक्ट मेरे पास ज़्यादा रहे, उसकी जो लास्टिंग है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है नॉलेज की, वो ज़्यादा मैं कैरी करूँ। यही चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो नोट्स बनाएं उसको हार्ड फॉर्म में रखें, जो हैंड आउट हैं उसके प्रिंट आउट्स करवा लें, ताकि जो है आपके पास एक हैंड टू हैंड नॉलेज हो। जो चीज़ मैं करा रहा हूँ, जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, आप उसके बाद हाथ क्या नोटिंग करें, जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ उसको आप हैंड हैंड नोट करें, ताकि आपकी एक सिस्टमेटिक एक रिदम बन जाए आपका, ठीक है। काइंडली कॉपी दिस डाउन, फिर हम लोग इस सब्जेक्ट को मजीद डायसेक्ट करते हैं कि हम लोगों की अप्रोच क्या होगी, हम सब्जेक्ट को लेके कैसे चलेंगे। काइंडली कॉपी दिस डाउन। तो स्टूडेंट, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले के सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, तो उसी के अंदर लास्ट सेट ऑफ स्टफ जो है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस सब्जेक्ट को लेके कैसे चलेंगे। देखें, ACCA ने इस सब्जेक्ट को बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया है, ड्राफ्ट किया है। मतलब आई रियली लव दैट सब्जेक्ट। क्यों? उस सब्जेक्ट की खूबी ये है सब्जेक्ट की कि इसमें आपको लॉ की ग्रिप बताता है कि लॉ बेसिकली काम किस तरीके से करता है और उसके फायदे क्या क्या हैं आपके रियल लाइफ वर्ल्ड के अंदर। मैं टैक्स के अंदर हूँ, ठीक है, आई एम डूइंग इंटरनेशनल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, किसी भी किस्म की कोई एडवाइस देनी है वो किसी ना किसी लॉ से रिलेटेड है। इवन टैक्स भी एक लॉ है, एक कानून है। तो लॉ इसलिए थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि इसके अंदर सही और गलत का फैसला हो रहा होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनआंसर्ड किस्म की हो। इंटरप्रिटेशन कुड बी डिफरेंट, बट लॉ ये बताता है ये चीज सही है और क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कानून समझना बड़ा जरूरी है। इवन आप अगर इस चीज को मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, वो भी एक कानून है। आप इस्लामिक लॉ को देखें, वो भी एक कानून है। वो आपको बताता है कि भाई ये चीज गलत है तो गलत है, ये चीज सही है तो सही है, ठीक है। चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, ठीक है। इसी तरीके से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करना गलत है, गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? क्योंकि लॉ उसको रोकता है, लॉ उसको प्रोहिबिटेड कहता है, लॉ उसको फॉरबिडन कहता है, लॉ उसको कहता है कि ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसकी सजा मिलेगी अगर आप ये काम करोगे। वैसे ही ACCA ने जब ये बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ बनाया, उसके अंदर भी लोगों को, जिसके अंदर इस कानून में डालने की कोशिश की गई, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को, ठीक है, इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर्स को, सबको डालने की कोशिश की कि अगर यार ये काम नहीं करोगे, ठीक है, अगर इसके बरक्स, इसके कोई ओपोजिट काम करोगे तो इसकी ये सजाएं हैं, उससे डिफाइन की है। अगर आप फ्रॉड करोगे उसकी सजा है, रिश्वत देने की कोशिश करो, ब्राइब देने की कोशिश करो, उसकी सजा है, मार्केट को अब्यूज करने की कोशिश करोगे, उसकी सजा है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, उसकी सजा है, ठीक है। तो गैर कानूनी इस तरह की हरकतें करोगे, हर रिस्पेक्टिव लॉ के अगेंस्ट सजा डिफाइंड है। सो मूविंग बैक टू आवर डिस्कशन, हम लोग इस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली एक ACC की स्टडी टेक्स्ट है, BPP एंड कैपलन की, वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि देखें आपका किबला, आपका मिराज बेसिकली वो बुक है। उस बुक के बाहर से कुछ नहीं आएगा। इवन दीज हैंडआउट्स आर बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हेल्प ऑफ दीज बुक्स, ठीक है। वो क्वांटम वाइज बहुत ज्यादा है, ठीक है,
उसको शॉर्टन करके नोट्स बनते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव वाइज टू अंडरस्टैंड, टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग, टू हैव अ नॉलेज एंड स्किल्स फॉर दिस सब्जेक्ट, यू नीड टू हैव दीज बुक, आइदर बीपीपी और कैपलन. इफ यू आर कैरिंग इट टू, दैट्स अप टू यू. आई वुड सजेस्ट कि आप बीपीपी इन कैपलन की स्टडी टेक्स्ट एंड उनके प्रैक्टिस किट अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसी को ही रेफर करते हुए करेंगे. इसके अलावा हैंडआउट्स एंड नोट्स हैं जो मैं आपको हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, उसको आप गो थ्रू करें. उसके अंदर डिफरेंट केस लॉज हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करना है. इफ यू आर डूइंग ऑल दिस स्टफ, आई वुड सजेस्ट कि कोई एग्जामिनेशन सिनेरियो के बेसिस के ऊपर आप जरूर सॉल्व करिएगा, ताकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट को लेके चलते हैं. इसके अलावा वी विल डिस्कस इज अबाउट द रियल लाइफ एग्जांपल्स, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेक्निकल आर्टिकल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निकल आर्टिकल्स, ठीक है. टेक्निकल आर्टिकल पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे एमसीक्यूज ड्राफ्ट जरूर होते हैं. फिर इसके अलावा वी नीड टू कवर द होल सिलेबस. यहाँ मैंने रेड में एक चीज लिखी हुई है और हाईलाइट करके लिखी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. प्लीज अवॉइड सिलेक्टिव स्टडी एंड लिमिटेड कवरेज. अगर आप इस अप्रोच के साथ जाओगे, यार मैं टॉपिक छोड़ देता हूं, ये नहीं आएगा पेपर के अंदर, या काफी अटेम्प्ट से सब्जेक्ट ट्रीट या टेस्ट नहीं किया गया है, तो आप अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो. अगर उसके बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा एमसीक्यू ड्राफ्ट हो गए, किस तरह बताया था मैंने, 25, 20, 5, अगर उस टॉपिक को छोड़ने का नतीजा ये होता है कि उसमें से 10 एमसीक्यू भी आ गए, अगर 5 एमसीक्यू भी आ गए, ठीक है, और बड़े बड़े एमसीक्यूज आ गए, 10-10, 15-15 मार्क के उसकी वेटेज बन रही है, आप कहां खड़े हो. तो आई वुड सजेस्ट कि आपको पूरा पूरा सिलेबस खत्म करना है. इंशाल्लाह हम अपनी क्लास के अंदर कोशिश करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस एक दफा पूरा वाइंड अप करें, उसके एमसीक्यूज करें, तमाम चीजें कवर करें. आपको मैं होमवर्क दूं, असाइनमेंट्स दूं, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं चीजें कि ये किस तरीके से, इसका मकसद क्या था, इसका आंसर ये क्यों है, फलाना क्यों है, ढिमकाना क्यों है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. लेकिन मेरी आप लोगों को सजेशन ये है कि आप सिलेबस कवरेज की तरफ जाइए. इसके बाद एग्जाम के अंदर अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो एग्जाम के अंदर आप लोगों को सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. कहना क्या चाहता है उसमें एग्जामिनर आपके साथ, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर अगर ये चीज पूछ रहा है तो इसके आंसर ये हैं, तो ये क्यों हैं. आई वुड सजेस्ट कि 2 से 3 मरतबा आप एमसीक्यू रीड करें, जल्दी ना करें. आंसर करने को आपको अवार्ड नहीं मिलेगा अगर पहले एग्जाम को सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है. आपका अल्टीमेट गोल है पेपर को पास करना. इसके अलावा थिंक बिफोर आंसरिंग. ये मत करिएगा कि यार इसका आंसर ये हो सकता है. गिव अ सेकंड, थिंक ट्वाइस बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. देन अंडरस्टैंड सिनेरियो. जो मल्टीटास्क क्वेश्चन हैं उसके अंदर सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ग्रैस्प करने की कोशिश करें कि कहना क्या चाहता है, किस पर्सपेक्टिव से, किस लॉ के, किस टॉपिक के अंदर ये बात कर रहा है. आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होनी चाहिए, जो इंशाल्लाह ताला इस क्लास के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हम बिल्ड करेंगे. फिर तमाम के तमाम आंसर्स को आप, कोई तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आप देंगे. कोई आंसर या कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड मत छोड़िएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इवन यू डोंट नो इट, ठीक है. स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे. 2 घंटे का पेपर है, आपने पूरा कंप्लीट करना है इसको, कोई चीज छोड़नी नहीं है. यहां तो देखें इंट्रोडक्टरी क्लास यहाँ पे खत्म होती है. अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या डिस्कस किया, पेपर क्या है, कितने मार्क का है, कितनी देर का है, क्या सिलेबस है, ये तो देखें बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई. अब आज की क्लास के बाद हम लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी, इसके अंदर हम लोग बिल्कुल ही सेक्शन ए इंग्लिश लॉ को स्टार्ट करेंगे. वहां से हम बिस्मिल्लाह करेंगे इंशाल्लाह ताला. वक्त के साथ साथ पूरा सिलेबस हम खत्म करेंगे, ठीक है. आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो एम्बिग्यूटीज होंगी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज आप फेस करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर, केस लॉज के अंदर, मेरा पूरा फोकस आप लोगों को जो एसीसी के अंदर केस लॉज गिवन है उसको मैं 100% आप लोगों से करवाने की कोशिश करूं. उसकी वजह यह है केस लॉज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वो लॉ ही क्या है जिसके अंदर केस लॉज ना हो, क्योंकि केस लॉज के अंदर बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी जो नॉलेज है वो बिल्ट इन होती है कि यार अगर ये सिनेरियो आ गया तो इस पे ये केस लॉ किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, किस तरीके से अप्लाई किया गया है और क्या इसका डिसीजन आएगा.
ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से अपने सिलेबस का शुरुआत करेंगे। कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो इंट्रोडक्शन क्लास के लिए, यू मे आस्क ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।